Dear students, my dear subscribers, and all the viewers. Hi everyone. Hi everyone. Hi everybody. Good morning, all of you. Good morning, all of you. I am Ranjit sir before all of you with very nice, very interesting, and very easy topic. Very easy chapter, and very important chapter. VVI chapter. That's name shit theory. जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं और आप लोगों के मन में भी ये बातें पहले से घूम रही होगी अगर आप स्टडी किए होंगे सेट थ्योरी का। तो सेट थ्योरी तो बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है ना। उसी सेट थ्योरी का आज डिस्कशन करने जा रहे हैं और सेट थ्योरी का डिस्कशन एक एक पॉइंट पे ए टू जेड डिस्कशन होगा। जहाँ तक ये वीडियो जा सके, जहाँ तक ये क्लास हो सके वहाँ तक जाएगा। इजी तो है, इजी है, इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है। बट इजी किसके लिए है? जो ढंग से स्टडी की है उसके लिए इजी है। इंटरेस्टिंग किसके लिए है? जो इंटरेस्ट लेके पढ़ा है, अंडरस्टैंडिंग और ग्रैब करते हुए पढ़ा है, उसके लिए इंटरेस्टिंग भी है। बट इम्पोर्टेंट किसके लिए है? इम्पोर्टेंट। अब इम्पोर्टेंट तो हर चीज़ है। यहाँ दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है, नो थिंग हैज़ इट्स इम्पोर्टेंट। कोई ऐसा चीज़ है ही नहीं जिसका इम्पोर्टेंट नहीं हो। बट इम्पोर्टेंट है किसके लिए? हर किसी का इम्पोर्टेंट किसी खास के लिए, स्पेशल के लिए ही होता है। अब हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? बुक है। उसी तरह चलिए बहुत सारे एग्जांपल आ जाएंगे उसमें, लेकिन इम्पोर्टेंट सेट थ्योरी किसके लिए है ये जानिए। पहले सेट थ्योरी लिख दो यहाँ चैप्टर का नाम। और हाँ, हिंदी वाले आप लोग जाना मत, स्टेट बोर्ड वाले सारे क्लास से क्विक आउट मत करना, इसे क्विट मत करना, आप बने रहना क्लास में। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होगा। सिर्फ यहाँ राइटिंग इंग्लिश में होगा, बाद बाकी अंडरस्टैंडिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, इंग्लिश में होगा। ठीक है, तो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ये और इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट तो है ही। चलिए सेट थ्योरी सेट थ्योरी इस देखिए, सेट का नाम है हिंदी में इसे कहते हैं समुच्चय। क्या कहते हैं? समुच्चय। ऐसे लिखता है समुच्चय, है ना, समुच्चय सेट का। और इसका थ्योरी का मतलब क्या होता है? थ्योरी का मीनिंग तो सब जान रहे होंगे, सिद्धांत। इसे ही बुक में समुच्चय सिद्धांत के रूप में लिखा जाता है ना। चैप्टर का नाम है समुच्चय सिद्धांत। थ्योरी मतलब थ्योरम, इस पे बेस्ट सेट थ्योरी का बेसिक कंसेप्ट प्लस इस पे बेस्ट जितने भी लॉज हैं, थ्योरीज हैं, सारे अजम्पशन हैं, सारे इसमें इंक्लूडेड है। इसीलिए इसका ऑपरेशन, इम्प्लीमेंटेशन सारे इस चैप्टर में दिए जाते हैं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम ही सेट थ्योरी दिया गया है ना। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट किसके लिए है? जहाँ तक मेरा मानना है डियर स्टूडेंट्स और एंड ऑल द व्यूअर्स, जहाँ तक मेरा मानना है ये सारे स्टूडियस स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। अब जैसे सिर्फ सर्टिफिकेट लेना है और उसके लिए कोई मीनिंग नहीं है, उसके लिए नहीं, लेकिन सारे स्टूडियस स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं अगर देखूं तो ये कहने का ये क्लास है 10th 11th 12th के लिए, 10th 11th 12th के लिए ये कहने का क्लास है। लेकिन देखिए 10th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, 10th 11th और 12th इसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, है ना। बट देखिए आप इसके बिना तो आगे बढ़ेगी नहीं गाड़ी। फाउंडेशन, अगर आप फाउंडेशन का कोर्स, फाउंडेशन कहने का मतलब जो आईआईटी नीट का ड्रीम रखते हैं, आईआईटी और नीट का ये सब ड्रीम रखते हैं। नीट वाले तो मैथ पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आईआईटी का या बीटेक का इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, वो जूनियर इंजीनियरिंग हो चाहे डिप्लोमा हो, जूनियर इंजीनियरिंग हो या सीनियर इंजीनियरिंग हो, ये डिप्लोमा कह लीजिए इसको, ये उसके लिए फाउंडेशन कोर्स के लिए भी आई है। अगर ये इसका नॉलेज नहीं है तो आपको
आपको अगला चैप्टर जो है रिलेशन एंड फंक्शन वो समझ में नहीं आएगा। अगर रिलेशन एंड फंक्शन समझ में नहीं आएगा तो आईआईटी वाले सवाल कहाँ से बनेंगे, ये डिप्लोमा वाले सवाल कहाँ से बनेंगे, नहीं बनेंगे। और मेरा मानना है हर एग्ज़ाम में एटलीस्ट 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, है ना। तो फाउंडेशन वालों के लिए ही भी इम्पोर्टेंट है ये, किसके लिए, 10th 11th 12th फाउंडेशन वालों के लिए। और देखिए इसमें इतना ही नहीं, एनडीए, मेरा मानना है, मैंने देखा है जहाँ तक अपना एक्सपीरियंस, एनडीए, ओलंपियाड, 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 एनटीएससी, एनटीएसई, उसके बाद सीटेट, 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 एस्टेट, एस्टेट, और ये क्या एनटीएससी हो गया। यहाँ तक मैं देखा हूँ रेलवे में, और रेलवे में, एयरफोर्स में, बैंकिंग में, बैंकिंग सेक्टर में, ये सब सारे मैं कहूँ तो मिला जुला के ऑल टॉल्ट इन एवरी, इन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इन ऑल कॉम्पिटिटिव, all competitive exam, for all competitive exams this chapter set theory is VBI very important। हर एग्ज़ाम में आपका इंट्रेंस हो या फिर ये इंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर ये गवर्नमेंट जॉब के लिए हो, है ना, सारी जगह एटलीस्ट 5 मार्क्स के पूछे ही जाते हैं, नो डाउट 5 मार्क्स एटलीस्ट, मोर देन इससे हो सकता है, मोर देन 5 हो सकता है, बट एटलीस्ट 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। एनडीए जो बहुत ही शॉर्ट टाइम में ज्वाइनिंग देता है, और ये क्या है, ये एएफ, एयरफोर्स, ये भी बहुत शॉर्ट टाइम में ज्वाइनिंग देता है। बैंकिंग वाला भी बहुत शॉर्ट टाइम में ज्वाइनिंग देता है, बहुत सारे शॉर्ट टाइम में ज्वाइनिंग देने वाले हैं। और डिपार्टमेंटल एग्जाम जो होते हैं बहुत सारे हैं, कितने का नाम गिनाऊं, बट ये एटलीस्ट 5 मार्क्स देते हैं। और हम लोग जानते हैं ये ईजी है, तो क्यों ना हम लोग 5 मार्क्स पे अपना 100% कमांड कर लूँ पहले कि ये 5 मार्क्स मेरे इस चैप्टर से छूटने वाले नहीं हैं, अन्ना रोंग जाने वाले, है ना। चलिए ये हो गई चैप्टर से हट के बातें। अब चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, इसको इरेज करता हूँ। अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या सेट थ्योरी में है, सेट थ्योरी में, और देख लीजिए इजी तो है, इजी है किसके लिए, जो स्टूडियस है उसके लिए, और उसके लिए भी प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं कहाँ पे, जहाँ पे आपको प्रूविंग वाले सवाल दे देंगे, रिलेटेड टू कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, और कंप्लीमेंट का रिलेशन जोड़ देगा, और डी मॉर्गन्स लॉ उससे रिलेट कर देगा, और प्रूविंग वाले बहुत सारे सवाल आते हैं। वहाँ पे सभी को, हमको लगता है मोर देन 50% स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं माइंड में, है ना। हर स्टूडेंट्स को मोर देन 50% जो भी है, और स्टूडियस के लिए तो जो जहाँ चाह वहाँ राह, है ना, तो उसके लिए तो इजी है ही। तो प्रॉब्लम कहाँ होते हैं, प्रूविंग वाले सवाल में, और प्रूविंग वाले सवाल कब बनेंगे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले सवाल में भी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये सब सवाल, ये सब क्वेश्चंस जो हैं कैसे बनेंगे, क्लियरली कंसेप्ट के साथ अगर हम लोग इसका स्टडी करें, डिस्कशन करें और प्रैक्टिस करें, तो एक भी सवाल हार्ड भले होगा, टाइम भले लेगा फर्स्ट टाइम में, बट बनेगा। उसके बाद जो है सो बहुत ही स्मूथ वे में आप लोगों से भी बनेगा, वो विद इन 1 सेकेंड 2 सेकेंड, विद इन 1 मिनट ही सारे सवाल बनेंगे। प्रूविंग वाले रहेंगे तो भी 1 मिनट में, विद इन 1 मिनट आप प्रूफ करके दिखा सकते हो, है ना। चलिए आइए, बहुत ही, हाँ, मेंटली, फिजिकली एंड हार्टली यहीं पे रहना है। कितने का मोर देन 30 मिनट्स का क्लास होगा, या मोर देन 45 मिनट्स का क्लास होगा, इसमें डटे रहिए मेंटली 100%। आइए देखिए सेट, हिंदी वाले देखिए सेट को हिंदी में क्या कहते हैं, समुच्चय,
और थ्योरी को सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत या अवधारणा, सिद्धांत या अवधारणा या मान्यताएं, है ना, जो इसकी है, जो थ्योरीज हैं, जो अवधारणा है, ये समुच्चय सिद्धांत हिंदी में कहते हैं। अब देखिए सेट बात, अब यहाँ से क्वेश्चन एराइज होने लगता है। जो आप कह रहे थे कि सेट थ्योरी बहुत इजी है, सेट थ्योरी बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, अरे सेट थ्योरी तो यूं ही है। तो अगर ऐसा आप कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स, स्कूल में आपके टीचर, आपके फ्रेंड्स, या आउटडोर आप घर से जब बाहर होते हैं तो, या फिर आउटडोर ऑफ स्कूल, स्कूल से बाहर कभी कभी भी किसी भी ये एजुकेटेड पर्सन के बीच अगर बैठते हैं, अगर आप कहते हैं कि सेट थ्योरी इज़ वेरी इजी, तो आपसे जाहिर से सवाल आपसे कर बैठता है कि व्हाट इज़ सेट, पहले सेट क्या है ये बताइए, डिफाइन द सेट। तो आप लोग जो स्टूडियस होंगे तो वो तो दे दिए होंगे, फिर भी आप कमेंट में लिखिए कि सेट का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, डेफिनेशन क्या होता है ना। तो मैं भी लिखता हूँ वही जो आप लोगों ने पढ़ा है और बुक में भी रहता है, अ वेल डिफाइंड। पहले ये देखिए हम सेट, सेट का साइनोनिम क्या होता है, सेट, सेट का क्या होता है साइनोनिम, साइनोनिम कहे तो पर्यायवाची। सेट का साइनोनिम क्या होता है, साइनोनिम्स क्या होता है, एक ग्रुप, इसको हम लोग ग्रुप कह लीजिए, क्या कह लीजिए, इसको ग्रुप कह दीजिए, ग्रुप कह दीजिए, इसको कलेक्शन कह दीजिए, कलेक्शन कह दीजिए, इसको ही हम लोग क्लास कह दीजिए, क्लास कह दीजिए, है ना। उसके बाद इसे ही हम अगर एक वर्ड आता है एग्रीगेट, ये एग्रीगेट कह लीजिए, इसको ही हम घरेलू भाषा में अगर पोटली बोल दें, पोटली, तो कोई दिक्कत ना हो, है ना, पोटली, गठरी, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। इसी को हम लोग बंडल बोल सकते हैं, है ना। ये सारे इसके साइनोनिम रखे जा सकते हैं, माइंड में सेट किए जा सकते हैं कि सेट का साइनोनिम क्या है, ग्रुप है, कलेक्शन है, क्लास है, एग्रीगेट है, बंडल है, पोटली है, ये सब सारे इसके अदर नेम हम दे सकते हैं, है ना। नो डाउट अब समझ में आ गया होगा। हम लोग इंग्लिश ग्रामर में पढ़े पढ़े थे क्या, काइंड्स ऑफ नाउन, और काइंड्स ऑफ नाउन में काइंड नेम्ड बाय कलेक्टिव नाउन आता है, कलेक्टिव नाउन। तो हम लोग ऐसे लर्न करते थे, द नाउन विच रिप्रेजेंट्स, द नाउन विच रिप्रेजेंट्स the group, the collection, the class, the crowd, etc. That's known as कलेक्टिव नाउन, है ना, दैट्स नोन एज कलेक्टिव नाउन। तो यही कलेक्शन, कलेक्शन, ग्रुप या क्लास, ये पोटली कह लीजिए, बंडल कह लीजिए, यही दूसरा नाम है, दूसरा तीसरा चौथा नाम है किसका, सेट, सेट का, सेट थ्योरी का नहीं, सेट का। सेट थ्योरी का हिंदी होता है समुच्चय सिद्धांत, और सेट का हिंदी होता है समुच्चय, है ना, ये होता है। अब तो ठीक है, बंडल है, क्लास है, कलेक्शन है, तो हम लोग एक कलेक्शन तैयार करते हैं। पहले एक देख लीजिए इसका डेफिनेशन, आपको आप लोग पढ़े होंगे और हर बुक में लिखा रहता है। सेट इज अ, सेट इज अ वेल डिफाइंड ग्रुप और कलेक्शन सेट इज अ वेल डिफाइंड ग्रुप और कलेक्शन कह लीजिए, क्लास कह लीजिए, या दूसरे अदर लैंग्वेज में इसको ऐसे कह लीजिए। देखिए डिफाइन, अगर समझ गए हैं, बातें को समझ गए हैं, आप लोग अगर बात समझ गए हैं तो डिफाइन करना बहुत ही इजी हो गया है। देखिए अ वेल डिफाइंड, ऐसे लिखिए, अ वेल डिफाइंड well defined group
ग्रुप और कलेक्शन ऑफ थिंग्स और ऑब्जेक्ट, थिंग्स और सम ऑब्जेक्ट्स। देखिए सम थिंग्स यहाँ लिख दीजिए, सम यहाँ भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सम थिंग्स और सम ऑब्जेक्ट्स इज नॉन एज सेट। एक बात जान लीजिए, आप 10th 11th 12th की बात छोड़िए, अगर आप बीएससी भी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं या कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, तो भी वहाँ सेट थ्योरी आपको छोड़ेगा नहीं, सेट छोड़ेगा नहीं आपको, है ना। या फिर क्या बोलते हैं उसको, भूल रहा हूँ। तो कहीं भी सेट थ्योरी आपको छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए अच्छी तरह कंसेप्ट ग्रैब करना ही समझदारी होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा। देखिए अ सेट इज वेल डिफाइंड ग्रुप और कलेक्शन, यहाँ भी लिखिए ऑफ समथिंग और सम ऑब्जेक्ट्स, है ना। ठीक, ओके। सेट इज अ वेल डिफाइंड ग्रुप और कलेक्शन ऑफ समथिंग और सम ऑब्जेक्ट्स। वे या दूसरी तरह से वेल डिफाइंड ग्रुप्स एंड कलेक्शन ऑफ सम थिंग्स और सम ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। देखिए थिंग्स से समझ गए, चीजें, थिंग्स मतलब चीजें, थिंग मतलब चीजें, ऑब्जेक्ट मतलब भी चीजें, है ना। अब चीज़ों में ऑब्जेक्ट और थिंग्स के जगह पे कुछ भी आ सकता है। ऐसे पेन्स के नाम आ सकते हैं, पेन्स की क्वालिटी आ सकते हैं, हम जैसे ये ह्यूमन बीइंग्स के नाम आ सकते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट्स जितने भी, मान लो चेयर्स हैं, उसके नाम आ सकते हैं, स्टूडेंट्स के नाम आ सकते हैं, यूनिवर्स में जितने भी हेवनली बॉडी हैं उसके नाम आ सकते हैं, स्टार्स के नाम आ सकते हैं, ये क्या कहते हैं, इंडिया में जितने भी क्रिकेटर्स हैं या वर्ल्ड में जितने क्रिकेटर्स हैं वो सारे आ सकते हैं, ये आ सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स का यही मीनिंग है। या नंबर्स आ सकते हैं, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ये प्राइम को प्राइम कुछ भी आ सकते हैं, ये सब। अब देखिए ये है, अब ये समझ गए वेल डिफाइंड क्या है। ये सबके मन में ये बातें आ रही होगी कि वेल डिफाइंड क्या है। चीज़ों को समझना है, बहुत ही स्पीड में भागना नहीं है। अगर समझ गए ना, क लिखना जान गए, ल लिखना जान गए, म लिखना जान गए, तो कलम बना सकते हैं, कलम लिख दिए और क के बारे में नहीं जान रहे हैं, है ना, क के बारे में नहीं जान रहे हैं, ल के बारे में नहीं जान रहे हैं, म के बारे में नहीं जान रहे हैं, तो कलम लिखना बेकार है ना। जस्ट लाइक वैसे एप्पल, तो एप्पल मीन्स सेब, सब बच्चों को रटाया जाता है, वो बचपना चाइल्डहुड अलग है। हाँ, तो ए के बारे में जाने, तो ए के बारे में जाने की क्या होता है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है, कैपिटल में भी होता है, स्मॉल में भी होता है, और इसके आगे क्या है, ए वोवेल कैटेगरी में आता है। ये सब जानकारी होनी चाहिए। व्हाट्स ए, व्हाट्स बी, व्हाट्स एल, व्हाट्स ई, ये सब जानकारी होनी चाहिए, तब जाके एप्पल लिखिए। और अब ये होनी चाहिए वही। तो वेल डिफाइंड क्या होता है, वेल डिफाइंड कहने का, वेल डिफाइंड का हिंदी होता है अच्छी तरह से परिभाषित, अच्छी तरह, डेफिनेटली मैनर्ड, डेफिनेटली अश्योर्ड, या डेफिनेटली श्योर्ड, अश्योर्ड कर लीजिए इसको। क्या, जैसे कि एक सेट तैयार कर देते हैं आपके माइंड में, ये बातें जो चल रही है कि वेल डिफाइंड क्या होता है, तो क्लियर हो जाएगा। देखिए एक एग्जांपल से, मैं एक सेट तैयार कर रहा हूँ, यहाँ तक जा रही है। हाँ, देखिए एक सेट तैयार कर रहा हूँ मैं। हाँ, इस सेट का नाम है ए, या XYZ कुछ भी रख लीजिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ए ही रखें, XYZ जो भी रखें। मान लो इस सेट का, ऐसे आपके बुक में ए का जिक्र किया है इसलिए ए मान लीजिए। एक सेट या एक बंडल या एक ग्रुप, एक कलेक्शन तैयार कर रहे हैं जिसका नाम है सेट ए।
उस सेट में क्या है, सेट ए, सेट ए, सेट मत लिखिए, यहाँ लिखिए अ ग्रुप, अ ग्रुप, अ ग्रुप, ग्रुप ऑफ ऑल इंडियन, इंडियन क्रिकेटर्स। डियर स्टूडेंट्स, देखिए हम यहाँ क्रिकेट को उठाया हूँ, क्रिकेट को उठाया हूँ, क्यों उठाया हूँ, वही वाली राबड़ी क्या है, राबड़ी राठौर वाली कहानी कि मैं वहाँ से गाड़ी से कूदा, फिर लेटा, फिर रेंगते हुए ज़मीन पे तेरे पास आया। पता है कि क्या है, घोंचू भैंस का दिमाग, इतना भी नहीं समझ पाया, है ना। अब देखिए, तो क्यों लिखा हूँ, कुछ तो वजह होगी। हम जानते हैं कि आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स, स्टूडियस को छोड़ के मोस्टली स्टूडेंट्स या फिर व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स सारे क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, इसलिए मैंने इसको आप लोगों के सामने पेश किया, है ना। ए क्या है, अ ग्रुप ऑफ ऑल इंडियन क्रिकेटर्स, है ना, सॉरी, अ सेट ऑफ ऑल इंडियन क्रिकेटर्स, अ सेट ऑफ ऑल इंडियन क्रिकेटर्स, जिसका नाम है ए। तो इसमें हम कुछ नाम लिखते हैं। आप हमसे ज़्यादा नाम आपको मालूम होगा, हम कुछ लिख के रखे हुए हैं, वही मैं नाम लिखता हूँ आपके सामने, ठीक है, जो जो है ना जो जो मुझे याद है मैं लिखता हूँ। आपसे हमसे ज़्यादा नाम आपको याद लर्न होगा, याद होगा, क्योंकि आप लोग क्रिकेट में टाइम देते हैं। हम मेरे पास टाइम नहीं मिलता है अब डियर कि मैं क्रिकेट देखते रहूँ। चलिए, तो पहला मिस्टर कपिल देव, कपिल देव, मिस्टर कपिल देव का नाम इसलिए लिखा कि ये हमारे हम लोगों के कंट्री के लिए एक हिस्टोरिकल डे दिए, फर्स्ट वर्ल्ड कप ला के, है ना, और वो भी शानदार तरीके से, तो मिस्टर कपिल देव लिखा हमने। दूसरा नाम, दूसरा नाम क्या लिखूं, मास्टर ब्लास्टर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, है ना, मिस्टर सचिन तेंदुलकर लिख देता हूँ, मिस्टर सचिन तेंदुलकर। ओह, तेंदुलकर, मिस्टर सचिन तेंदुलकर लिख दिया। उसके बाद मिस्टर किस किस का नाम आता है, मिस्टर एम एस धोनी, एम एस, एम एस धोनी, धोनी, मिस्टर वीरेंद्र सहवाग, सहवाग, यहाँ यहीं डाल देता हूँ थोड़ा सा स्पेस है, विराट कोहली, विराट कोहली, कोहली, ये अभी ऑलराउंडर में जो आते हैं, एक तो मिस्टर सचिन तेंदुलकर आ गए, और ऑलराउंडर में क्या है, कार्तिक पांड्या, हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा, ये मिस्टर सूर्य कुमार यादव, मिस्टर सूर्य कुमार, मिस्टर छोड़ते हैं, सूर्य कुमार यादव, सूर्या कुमार यादव, जैसा नाम है इनका वैसा ही काम है। मिस्टर सूर्य कुमार यादव। एक यादव जी और हैं, क्या है नाम, कुलदीप यादव, और क्या है, अगरकर, अजित रिहाने, अजित रिहाने, बहुत सारे नाम आएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, है ना। आप लिखते जाइए, जितना लिखना है लिखते जाइए। ये सेट ही है, सेट ऑफ ऑल इंडियन क्रिकेटर्स, क्या है, सेट ऑफ ऑल इंडियन क्रिकेटर्स, जितने नाम लिखने हैं आपको लिखते जाइए, ठीक है। तो ये एक सेट तैयार हो गया। बट अगर हम इसमें कोई ब्रायन लारा ला दें, इसमें ब्रायन लारा ला दें, या ऑस्ट्रेलियन कोई सनत जयसूर्या ला दें, श्रीलंकन, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, है ना, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों,
कि ये सेट डिफाइंड किया गया है, ये सेट जो दिया गया है ये वेल डिफाइंड है। अ ग्रुप ऑफ ऑल इंडियन क्रिकेटर्स, जितने भी आपको जो भी आप जिनके भी फैन है सारे के नाम लिख दीजिए, जिनके फैन नहीं है उनके भी नाम लिख दीजिए। कंडीशन एक है कि वो इंडियन क्रिकेटर्स होने चाहिए, वेल डिफाइंड है, क्लियर वे में लिखा गया है, क्लियरली कहा गया है कि ये वो इंडियन क्रिकेटर्स का ही सेट है और इस ग्रुप में, इस सेट में सिर्फ इंडियन क्रिकेटर्स के ही नाम आने चाहिए। तो इसी सेंस में वेल डिफाइंड लिखा गया है डेफिनेशन में। अब मैटर क्लियर हो गया होगा, आई होप, है ना। तो इस सेंस में ये वेल डिफाइंड वर्ड यूज़ किया गया है ना। तो आप इसमें इंडियन क्रिकेटर्स ही लिख सकते हैं, चाहे आप उनका फैन हो या ना हो। इसमें अदर कंट्री के प्लेयर्स को नहीं लिख सकते, या वॉलीबॉल या बैडमिंटन में जो मान लीजिए साइना नेहवाल, ज्वाला कट्टा, पीवी सिंधु, ये सब के नाम नहीं लिख सकते, है ना। ये सब बातें आती है। तो वेल डिफाइंड है कि जो कह दिया गया है उसमें आंख बंद करके जो रिजल्ट आपका आएगा वही रिजल्ट मतलब कोटा में पढ़ने वालों का आएगा, वही दिल्ली में पढ़ने वालों का आएगा, और वही रिजल्ट इस सेट के लिए पटना में पढ़ने वाला स्टूडियस स्टूडेंट का आएगा, या फिर जो टॉपर होगा इस सेट के लिए वही सारे नाम आएंगे जो आपके लिए आए हैं, आपने लिखा है। वेल डिफाइंड है ना। ठीक उसी तरह कि वाटर का कम्बिनेशन या प्रॉपर्टी, जो प्योर वाटर है यहाँ पे चेक किया जाए, केमिस्ट्री की भाषा में यहाँ पे चेक किया जाए, या फिर अमेरिका में चेक किया जाए, आकाश में चेक किया जाए, मीन्स इन स्काई में चेक किया जाए, या फिर पाताल में चेक किया जाए, तो सारे प्रॉपर्टी सेम ही होंगे, है ना, किसके, वाटर के। उसी तरह वेल डिफाइंड है, ये वेल डिफाइंड है। ठीक है, चलिए ये हो गया। दूसरा ग्रुप हम तैयार कर सकते हैं इस तरह से, बी कोई सेट है, सेट ऑफ ऑल वोवेल्स ऑल वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो गया। वेल डिफाइंड है ना। आप लोग हमसे पहले आंसर दे दिए होंगे, है ना। तो इसमें आंख बंद करके लिख दीजिए AEIOU। देखिए इसमें थोड़ा सा कमी रह गया है ना, स्मॉल अल्फ़ाबेट लिखना चाहिए हमको, तो 100% ठीक, स्मॉल अल्फ़ाबेट में। या फिर नहीं जिक्र है स्मॉल और बिगर अल्फ़ाबेट का, तो कुछ भी डाल दीजिए, दोनों के लिए सही होगा, है ना। ये हो गया। अब देखिए तीसरा सेट हम तैयार कर रहे हैं। एक बात और देख लीजिए, एक बात और कि ये मैं राउंड शेप में जो डाल रहा हूँ, राउंड शेप में हर हमेशा ये जो लिख रहा हूँ, एक अंडा बना रहा हूँ, या बॉल बना रहा हूँ, या स्फेयर बना रहा हूँ, बॉल बना रहा हूँ, ये सर्किल बना रहा हूँ, इससे कुछ मेरा लेना देना नहीं है, इससे कुछ मेरा खास रिलेशन नहीं है। ये आप भी बना सकते हो, कोई बना सकता है। दूसरी बात, ये इसके जगह पे आप ट्रायंगुलर बना सकते हो, रेक्टेंगुलर बना सकते हो। ये सिर्फ एक मतलब अपनी मर्जी से बना सकते हो, इसमें ये मेरा कोई अपना नहीं है, ना तो आपका पराया है। ठीक है, मैं ईजिली वे में ड्रॉ कर देता हूँ, इसलिए सर्किल बना के समझा रहा हूँ। अब देखिए एक कोई सेट सी है और जो नेचुरल इवन नंबर का है, हाँ, इसमें सेट इसी में लिखता हूँ, अ सेट ऑफ इवन नंबर्स, अ सेट ऑफ इवन नंबर्स। अब बहुत सारे इवन नंबर्स हो जाएंगे, तो इसमें एक दायरा, एक लिमिट देना होगा, लेस देन 20 लिख दिया। अब इसमें आप लोग आराम से इसको लिख सकते हैं। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12, 14, 16, 18, लेस देन 20 है। अब आगे जा ही नहीं सकते। ये सब डेफिनिट आप बनाइए। इस सेट का मेंबर आप निकालिए ढूंढ के, या हम निकालें, या कोई साइंटिस्ट निकाले। जो सेट डिफाइंड किया गया उसके अनुसार यही रिजल्ट आएगा, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना। देखिए सेट, मान लो कोई सेट है,
डी कोई सेट है, अ सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 20। देखिए लेस देन 20 या बिटवीन लिख देता, बिटवीन 20 एंड 100, अ सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 100, ये भी लिख सकता था, है ना। वेल डिफाइंड कि इसी के लिमिटेशन में रहना है आपको, इससे आगे या पीछे नहीं जाना है ना। लेस देन 20 लिख दिया, तो लेस देन 20 लिखने का मतलब है कि यहाँ पे आप मेंबर ढूंढिए। एक बात और, सबसे पहला प्राइम नंबर कौन होगा? सबसे पहला प्राइम नंबर मीन्स द लोएस्ट प्राइम नंबर कौन होगा? झट से कमेंट में लिख के भेज दीजिए, ठीक है। खट से कमेंट में लिख के भेज दीजिए। हमें जैसा लगता है ऐसा कि 50% तो सोच में पड़ गए होंगे। फर्स्ट प्राइम नंबर मीन्स लोएस्ट प्राइम नंबर क्या है? 50% व्यूअर्स ये सोचने लगे होंगे। या स्टूडेंट्स फट से आप कमेंट में लिखिए। कहीं गूगल बाबा के पास नहीं जाना है, व्हाट्सएप बाबा के पास भी नहीं जाना है, अपनी मर्जी से लिख दीजिए, रॉन्ग और राइट जो भी होगा, है ना। ओके, थैंक यू। देखिए सबसे पहला, ये मैं तो बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ मैं तो लिख रहा हूँ, अब इसको देख के नहीं लिख दीजिएगा, अपनी मर्जी से ढूंढिए। अब ये देखिए सबसे छोटा स्मॉल प्राइम नंबर्स 2 होता है, स्मॉलेस्ट, है ना। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। और कहाँ तक जाना है? लेस देन 20 तक 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, और फिर 7, फिर 9 नहीं होगा, 9 नहीं, 11 होगा, 13 होगा, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 होगा एंड 19 होगा। ये सब लेस देन 20 वाले प्राइम नंबर्स हैं। और जानते हैं, एक बात मैं डिस्कस करूं कि मोस्ट ऑफ द 1 मिनट कम कर दिया जाए कूलिंग को। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। क्या होता है? कंफ्यूजन रहता है कि प्राइम और को प्राइम। इवन कम्पिटिटिव एग्जाम में आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को उठा, उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को देखिए या क्वेश्चन बैंक को देखिए, या कहीं भी से क्वेश्चन पेपर मिल जाए आपको, अगर एग्जाम किसी का खत्म हुआ है तो देखिए नंबर सिस्टम से भी आते हैं क्वेश्चन, चाहे कोई भी है, वो क्लर्क लेवल का क्यों ना हो, है ना, और ऑफिसर लेवल का क्यों ना हो एग्जाम, उसमें ज़रूर आते हैं। और कन्फ्यूज़न रहता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। क्या कन्फ्यूजन रहता है? प्राइम और को प्राइम नंबर। देखिए हिंदी वाले प्राइम को अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या कहते हैं, और को प्राइम को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, ये सब सारा डिस्कशन हम लोग करेंगे किसमें? नंबर सिस्टम में। बट अभी मैं थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ कि ये प्राइम नंबर्स वो सब नंबर्स होते हैं जिसका फैक्टर सिर्फ 1 होता है और इट सेल्फ होता है। अगर ये कोई नंबर डिविजिबल है 1 एंड ओनली बाय इट सेल्फ, खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है, तो इसे प्राइम नंबर कहेंगे, है ना। और को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर सिंगल नंबर नहीं होते हैं। को प्राइम नंबर में 2 आ सकते हैं, पेयर में आ सकते हैं, ट्रिपल में आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, ऐसे आते हैं। तो को प्राइम नंबर्स वो सब सारे होते हैं। तो को प्राइम नंबर्स को चेक करने के लिए क्या करना होगा? उसका कॉमन फैक्टर जिसे हम एचसीएफ कहते हैं, उसका कॉमन फैक्टर ओनली 1 होना चाहिए, है ना। अगर ऐसा है, रहता है कम्पिटिटिव एग्जाम में, देख लेना, which is the odd combination, which is the odd सीरीज, मतलब अल्टर सीरीज कौन है? एक भिन्न सीरीज कौन है? नीचे में दिया गया जो है 4 सीरीज रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें किसी में अभाज्य संख्या, ये को प्राइम नंबर, एक में सारे में को प्राइम नंबर रहेगा, तो को प्राइम नंबर, और एक में को प्राइम नंबर में बीच में ऐसा को प्राइम का सेट नहीं रहेगा, तो ऑप्शन में ऐसा रहेगा कि विच सेट ऑफ द फॉलोइंग गिवन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3। इस तरह से अगर क्वेश्चन, और मोस्टली रहना है ये, तो समझ गए। जिसका एचसीएफ अगर ओनली 1 आता है तो वो को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ये सिंगल नहीं, ये आते हैं
पेयर में आते हैं, ट्रिपल में आते हैं, मोर देन 1 नंबर्स होते हैं इसमें, ठीक है, क्लियर। तो अब ये सब हो गई बात। अब आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये शॉर्ट लेना है तो ले लीजिए। और एक बात और मैं जिक्र कर दूं, यहाँ जितने भी ये इसमें जितने भी सेट तैयार हुए हैं, इसके जितने भी नाम आए, नंबर आए, जो भी आए, इसके सारे को क्या कहेंगे, सेट के अंदर जो जो भी है उसको उसका मेंबर कहेंगे, या फिर सेट का मेंबर नहीं कह के हम इसको एलिमेंट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? एलिमेंट्स कहेंगे। साइंस की भाषा में कंस्टिट्यूएंट कह दें, कंपोनेंट कह दें, ये सब कहेंगे, उसको एलिमेंट्स कहेंगे, मेंबर कहेंगे सिंपली सेट थ्योरी की भाषा में, है ना। तो ये है। अब देखिए, तो इसके ये सेट बी का मेंबर कौन हो गया? ए हो गया, ई हो गया, आई ओ यू हो गया, है ना। भूल से भी अगर ऐसा है लिखा हुआ सेट ऑफ ऑल वोवेल्स, तो भूल कर भी सेमी वोवेल नहीं इसमें घुसाना है, रखना है, सेमी वोवेल नहीं रखना है, ना तो कॉन्सोनेंट रखना है ना। वेल डिफाइंड है ये। अब सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 20, इसमें जितने भी हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ये सारे क्या कहलाएंगे? इस सेट सी के मेंबर कहलाएंगे, एलिमेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद जितने नंबर हैं मीन्स नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या कहेंगे? कार्डिनल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? कार्डिनल नंबर कहेंगे, या सिंपली कार्डिनल बोलते हैं, या कार्डिनल नंबर। ये इसको मिटा के हम यहाँ लिख देते हैं, स्पेस कम है। कार्डिनल नंबर number of members, number of elements of a set is known as cardinal number. Cardinal number. और एक बात और, ये भी आते हैं, कोई सेट दे दिया होगा, देखना एग्जाम पेपर उठा के देखना आप। एग्जाम पेपर में ये होगा, एक सेट दिया हुआ रहेगा और उसमें पूछा होगा व्हाट्स द कार्डिनल नंबर ऑफ द गिवन सेट, या व्हाट्स द कार्डिनल ऑफ द गिवन ऑफ द फॉलोइंग। चार ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक सही होगा। अगर कार्डिनल नंबर आप नहीं पढ़े होंगे तो आप आंसर नहीं दे सकते, है ना, या रॉन्ग दे दीजिएगा आंसर। चलिए, कार्डिनल नंबर हो गया। अब इसका शॉर्ट लेना है, ले लीजिए, मैं इसको इरेज करके अब चलते हैं हम। देखिए, आज डिस्कशन करना है सेट में क्या डेफिनेशन डेफिनेशन हो चुका है आपका। अब काइंड्स एंड इट्स डेफिनेशन, ये काइंड्स और इसके डेफिनेशन को चलना है। और दूसरा पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और थर्ड पॉइंट है हमारा इसका ऑपरेशन। पहले डेफिनेशन हो गया ना। सेकंड पॉइंट में हम लोग चलेंगे इसका रिप्रेजेंटेशन। लिख लीजिए, पहले लिखना था हमको रिप्रेजेंटेशन। थर्ड में चलना है हमें काइंड। फोर्थ में चलना है हम लोगों को, फोर्थ में चलना है ऑपरेशन। फोर्थ में हाँ ऑपरेशन या इम्प्लीमेंटेशन। इसे कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन। और जैसे जैसे बातें आएगी, ये सब जैसे जैसे बातें आएगी मैं आगे लिखते जाऊंगा। चलिए, इसको इरेज करता हूं और चलता हूं अब रिप्रेजेंटेशन की तरफ। बहुत ही मज़ेदार क्लास, बहुत ही A to Z पॉइंट, कोई भी पॉइंट इसमें मिस नहीं हुआ है और ना हो। मेरा ऐसा प्रयास रहेगा, मेरी कोशिश रहेगी कि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। वो चाहे 10th वाले हों, चाहे 12th वाले हों, 11th वाले हों, या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले हों, अगर इस वीडियो लेक्चर को अगर देख लेते हैं तो दोबारा हमको नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन छूटेगा या कोई दूसरी क्लास करने की ज़रूरत होगी। जहाँ तक ये वीडियो जाएगा, जहाँ तक ये कंसेप्ट जाएगा, ये क्लास जाएगा, वहाँ तक की बात कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट क्लास तो बाद में जाएगा। अब देखिए, इसलिए बहुत ही अटेंटिव होके बने रहिए क्लास में, ठीक। चलिए, और बहुत ही सिंपल, ये सब बेसिक चीज़ें जो थी देना ज़रूरी था।
आइए आइए ये अब काइंड चलते हैं, क्या चलते हैं, सॉरी रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। दो तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पहला, सेट का रिप्रेजेंटेशन दो तरह से करते हैं। पहला रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म लिखा मैं, इसको आप लोग रोस्टर मेथड भी, कहीं रोस्टर मेथड भी लिखे होंगे, देखे होंगे आप लोग, रोस्टर मेथड है ना, रोस्टर विधि। और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म या मेथड, है ना, दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए मैं एग्जांपल देता हूं, पहला का रोस्टर फॉर्म का। रोस्टर फॉर्म हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, रोस्टर फॉर्म का, है ना। अब देखिए एक एग्जांपल, a set of days in a week। देखिए a set of days in a week, इसको एक सेट है जो डेज का सेट है, एक 1 वीक में जितने डेज होते हैं उसका सेट है ना। तो अगर उस सेट का नाम हम अगर हम बी रख दें, इज बी अ सेट ऑफ डेज इन अ वीक इज बी, उल्टा लिखा गया, ऐसे लिखते बी इज सेट ऑफ, है ना, लेकिन हम उल्टा लिख दिए, इज बी कोई सेट है डेज का, जो वीक सप्ताह में जो दिन आते हैं उसका सेट है। तो इसको ऐसे बी इक्वल्स टू, इतना हम समझ गए। और देखिए इसको अंडर ब्रैकेट लिखेंगे, ये मिडिल ब्रैकेट का साइन है, इस तरह से लिखेंगे और क्या लिखेंगे, कितने डेज होते हैं, संडे मंडे लिख दीजिए, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, ये सब फिर मिडिल ब्रैकेट लगा दीजिए, है ना। ये सारे संडे मंडे ट्यूसडे ये सब लिख दिए सारे मेंबर को लिख देना है रोस्टर फॉर्म में, बस सिंपल वे, रोस्टर फॉर्म में सारे मेंबर को लिख देना है ना। बीच में कॉमा जरूर लगाना है, यहाँ पे सेपरेशन के लिए, मेंबर सेपरेट हो, अलग अलग दिखें, इसलिए यहाँ पे कॉमा का यूज जरूर करना है ना। इसी को हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं, है ना। तो रोस्टर फॉर्म को डिफाइन कैसे करेंगे, अगर ये यही रहता, वहाँ पे लिखे थे ना इंडियन क्रिकेटर्स के टीम को, इंडियन क्रिकेटर्स के नाम को लिखे थे ना, सबके बाद कॉमा लगा के लिख देना है ना। ये सब सारे मेंबर को, सारे एलिमेंट्स को कॉमा लगा के लिख देना है। तो इसको कहेंगे, कैसे लिखेंगे हम, कहेंगे कोई अगर आपको पूछ दिया कि व्हाट्स रोस्टर मेथड टू रिप्रेजेंट टू डिस्क्राइब द ये सेट, हाँ, what do you mean by roster method to represent or to describe the set, तो कैसे क्या बोलिएगा आप, उसको ऐसे लिखिएगा, ऐसे समझाइएगा, रोस्टर फॉर्म, हाँ रोस्टर फॉर्म या इन रोस्टर फॉर्म
roster form all members. Yeah, set is described 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 by writing all एलिमेंट्स लिखिए या फिर इसको मेंबर लिखिए, ऑल एलिमेंट्स और मेंबर्स to this in roster form set is described yet written by writing all elements or members under a mid bracket under two mid bracket having a comma having a comma between them to separate देखिए कहीं से कट तो नहीं रहा है, अगर कट भी रहा है तो साउंड सुन के आप लिख सकते हैं या शॉर्ट ले सकते हैं, कट तो नहीं रहा है। तो इन रोस्टर फॉर्म सेट इज डिस्क्राइब्ड और सेट इज रिटन बाय राइटिंग ऑल एलिमेंट्स और मेंबर्स अंडर टू मिड ब्रैकेट्स है ना, हैविंग अ कॉमा बिटवीन देम टू सेपरेट देम एक दूसरा से अलग दिखाने के लिए, अलग दिखाने के लिए कोमा का यूज किया जाता है। और मिड ब्रैकेट के दो मिड ब्रैकेट को लगाते हैं पहले, सबसे पहले इनिशियली और फाइनली लास्ट में जाके, है ना। इसे इस तरह से लिखते हैं सारे मेंबर को, तो हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। ले लीजिए आप इसका शॉर्ट ले लीजिए, फिर इसको इरेज कर दूं मैं। और सेट बिल्डर फॉर्म अब है सेट बिल्डर फॉर्म दूसरा। सेट बिल्डर फॉर्म या मेथड इसको थोड़ा सा दिक्कत होगी, थोड़ा सा दिक्कत है इसको समझने में, बट ये भी इजी है। उसमें मेंबर लिख दिए जाते थे, इसमें थोड़ा सा ये है कि लैंग्वेज में लिख दीजिए या फिर जिस कंडीशन में दिया हुआ है, अलजेब्रिक कंडीशन में भी रहता है, एक्सप्रेशन के रूप में रहता है, इक्वेशन के रूप में रहता है, तो वो सब मतलब लिखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा। अब देखिए इन सेट बिल्डर फॉर्म a set is described by ऐसे, कैसे देखिए लिखा जाता है x such that x, ऐसे x such that x, या इसी को लिखेंगे हम क्या, x such that x, है ना। ये दोनों चीज ये ऐसा रहेगा तो भी सच दैट, इसको भी सच दैट कहेंगे, है ना, सच दैट, है ना। इस तरह
इस तरह, इसका हिंदी होता है क्या, इस तरह, सच दैट, इस तरह, इस वे में। अब देखिए, हाँ, सच दैट, एक एग्जांपल ले लूँ, इवन नंबर, या हाँ इवन नंबर लेस देन 10, लेस देन 10, ठीक ठीक, या बिटवीन 10 to 20, बिटवीन 10 and 20, तो बिटवीन 10 and 20, x such that x belongs, x such that x belong all even number, even numbers between 10 and 20, है ना। इस तरह से क्या है, x such that x, x such that x, या इसको इस तरह से x such that x belongs all even numbers between 10 and 20, ये है बिटवीन 10 एंड 20, ये तो हमने जनरेट किया है, हमने क्रिएट किया है, लेकिन आपको कुछ भी आ सकता है ना, सिर्फ ऐसा भी आ सकता है। दूसरा, मान लो ये सेट ए था, ए इक्वल टू, है ना, बी कोई सेट रहे और आपको कह दे एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स, या ये छोड़ के ये एक्स सच दैट एक्स ऐसा लिखा रहे, एक्स बिलोंग्स टू एन ऐसे लिख दे, और यहाँ अंडर ब्रैकेट डालिए, इसको अंडर ब्रैकेट डालना है यहाँ भी, है ना, इसमें भी डालना है, हाँ, टू एन वेयर एन बिलोंग्स, कोमा दे देगा, और एन बिलोंग्स नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स अंडर ब्रैकेट। देखिए क्या लिखा, एक्स सच दैट एक्स या एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, अब एन आ गया, एक एक्स्ट्रा चीज एन आ गया कि एन क्या है, तो एन का डिस्क्राइब यहाँ कर दिया गया है, एन नेचुरल नंबर है, तो टू एन जहाँ रहता है, नेचुरल नंबर एन हो, टू एन अगर लिखते हैं तो सारे इवन नंबर्स हो जाते हैं, है ना, सारे इवन नंबर्स हो जाते हैं। टू एन अगर टू लगा दिए तो जितने भी नेचुरल नंबर के आगे टू अगर लगाते हैं तो वो इवन नंबर्स हो जाते हैं सारे। अब एक मन में सवाल आता होगा आपको, आपके मन में, सारों के मन में, सारे के मन में, कि एक्स कहाँ से टपक गया सर, ये एक्स कहाँ से आ गया, इसको तो एक्स सच दैट एक्स कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, हमने भी पढ़ा है बुक में, और आप फिर बता रहे हैं, वहाँ भी नहीं समझा, यहाँ भी नहीं समझा, एक्स सच दैट, है ना। इस तरह से डिस्क्राइब किया गया है, इस तरह से कि इसको क्या कहेंगे, अगर अपने लैंग्वेज में समझे तो ए एक सेट है, ए एक सेट है, ए इज ए सेट सच दैट, ए एक ऐसा सेट है, इस तरह का सेट है जिसमें एक्स है, और इस तरह से एक्स है, और इस तरह से एक्स है कि ये बिलोंग करता है इवन नंबर बिटवीन 10 एंड 20, ये इस तरह से कंसेप्ट आपके मन में जगना चाहिए, उठना चाहिए, जनरेट होना चाहिए कि ये एक सेट है एक्स का, और एक्स कहाँ से बिलोंग करता है, इवन नंबर बिटवीन 10 एंड 20, और यहाँ बी कोई सेट है एक्स में, बी कोई सेट है एक्स में, और एक्स कहाँ से बिलोंग्स करता है, ऑल नेचुरल नंबर्स, यहाँ ऑल नेचुरल नंबर्स, इसका लिमिटेशन नहीं दिया गया है ना। तो एक्स क्या हुआ, एक्स एक कॉमन नेम है सारे मेंबर के लिए, सारे मेंबर को हम एक्स से कह सकते हैं कि वो मेंबर कहाँ से आएगा, तो एक्स, हम x1 x2 x2 3 x1 x2 x3 x4 x5 उसमें, और वो सारे x कहाँ से आएंगे, आगे वाला कंडीशन बताएगा ये, जैसे ये आगे का कंडीशन यहाँ था 10 और 20, यहाँ का कंडीशन था 2n x बिलोंग टू एन। हाँ, एक चीज़ और, आप लोगों के मन में ये बिलोंग टू आ रहा है ना, हम बोले जा रहे हैं, और आप लोग, है ना, बिलोंग टू, ये क्या है। अब बिलोंग टू, एक बात और, अगर आपसे कोई पूछे इंग्लिश में, वेयर आर यू बिलोंग टू, वेयर आर यू फ्रॉम बिलोंग टू, या वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो, हाँ, फ्रॉम वेयर आर यू बिलोंग टू, दूसरी तरह से पूछे, मतलब आप कहाँ से हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, उसी सेंस में यह बिलोंग आया है, तो आप कहोगे ना कि यस आई बिलोंग टू दिल्ली, आई बिलोंग टू बॉम्बे, आई बिलोंग टू महाराष्ट्र, आई बिलोंग टू कर्नाटका, आई बिलोंग टू बिहार, आई बिलोंग टू यूपी, कहोगे ना। तो उसी तरह से आप जहाँ से हो वहीं से बिलोंग करते हो और बिलोंग टू लगा देते हो, है ना। तो उसी तरह से सेम सिमिलरली एक्स बिलोंग कहाँ से करता है, ऑल इवन नंबर बिटवीन 10 एंड 20, यहाँ से यहाँ तक
यहाँ से यहाँ तक पढ़िए कि x बिलोंग करेगा ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20। फिर इस तरह से यहाँ x बिलोंग करेगा 2n से, x बिलोंग करेगा 2n, 2n इज द जनरल फॉर्म ऑफ इवन नंबर, तो यहाँ से 2n से बिलोंग करेगा x, और n क्या है, नेचुरल नंबर है। इस तरह से इसका अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के मन में बननी चाहिए। और देखिए एक बात और, इस तरह का फॉर्म तो इजी रहेगा, और एक सेट का एग्जांपल देता हूं जो आपको कंफ्यूजन में डालेगा। सी, मान लो सी कोई सेट है, अंडर ब्रैकेट डालिए, एक्स सच दैट यहाँ रहेगा एफ एक्स, यहाँ रहेगा एफ एक्स, है ना। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स क्या है, एक एक्सप्रेशन है एक्स के फॉर्म में, एक एक्सप्रेशन है एक्स के फॉर्म में। अभी आप ये समझिए, जब तक फंक्शन आप नहीं पढ़ लेते हैं तो एफ एक्स को फंक्शन नहीं कहना है, ठीक है। ऐसे एफ फंक्शन को डिनोट करता है, एफ फंक्शन को डिनोट करता है, और आगे आप जब रिलेशन एंड फंक्शन पढ़िएगा तो एफ एक्स को कहिएगा फंक्शन इन एक्स, फंक्शन इन एक्स, एक्स में कोई फंक्शन है, ऐसा पढ़िएगा। लेकिन अभी आप जान लीजिए कि एक एक्सप्रेशन है एक्स में, एक एक्सप्रेशन है एक्स में, या सिंपली आप कहिए कि फंक्शन है एक्स में, है ना। एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये है वेयर, बस, और एक्स बिलोंग मान लो कि यहाँ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन लेस देन 10 अंडर ब्रैकेट, है ना। अब देखो कितना अच्छा से कैसा लगता है पढ़ने में। आप ये तो सिंपल एक्सप्रेशन डाल दिया, इससे भी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन डाल सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। फिजिक्स का कोई फॉर्मूला डाल सकता है, मैथ का कोई फॉर्मूला डाल सकता है ना, इक्वेशन डाल सकता है, कोई थ्योरी वाला इक्वेशन डाल सकता है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना है। तो सी एक सेट है, सी एक सेट है एक्स का, सी एक सेट है एक्स का, और एक्स एक्स क्या है, एक फंक्शन है, सॉरी एफ एक फंक्शन है एक्स में, एफ एक फंक्शन है एक्स में, और ये एफ एक्स क्या देता है, एफ एक्स क्या देता है, फंक्शन फंक्शन ये है हमारा, एफ एक्स ये देता है एक्स स्क्वायर प्लस 1। और एक्स क्या है, एक्स का दायरा क्या है, एक्स का लिमिटेशन क्या है, एक्स कहाँ से बिलोंग करता है, तो एक्स बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10, पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10, पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10 अगर रखा जाए तो प्लस 1 से स्टार्ट कीजिए इंटीजर, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट, लेस देन 10 है तो प्लस 9 तक जाएगा, है ना। तो x का वैल्यू प्लस 9 तक यहाँ रखेंगे, और जो भी आएगा fx का वैल्यू वही x मेंबर होगा। डिफरेंट वैल्यू रखेंगे, जैसे x का 1 रखे तो यहाँ 2 आएगा, fx का वैल्यू 2 आएगा, 2 रखे तो यहाँ 5 आएगा, 3 रखे तो 10 आएगा। इस तरह से बहुत डिफरेंट सारे वैल्यू आएंगे। वही x के वैल्यूज जो होंगे, ये x सच दैट x fx के या x के जो वैल्यू होंगे fx के, वही सारे वैल्यू क्या होंगे, सेट के मेंबर होंगे, सेट सी का मेंबर होगा, एलिमेंट होगा, है ना। इस तरह से बातें लिखी जाती है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो x सच दैट x या x सच दैट fx के रूप में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं आगे वाले लैंग्वेज के रूप में, आगे लैंग्वेज के रूप में, लैंग्वेज के फॉर्म में लिखते हैं। और लैंग्वेज को अगर दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की, तो लैंग्वेज लॉन्ग दिया रहेगा, तो कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए कि इसको शॉर्टेस्ट वे में लिखें, बट कोई भी लिमिटेशन, कोई भी कंडीशन आपको अवॉइड नहीं करना है जो सेट के अंदर दिया गया है ना, जो डिफाइन किया गया, अदरवाइज अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना। देखिए इस तरह से भी आपको देखने को मिलेगा, नीचे स्पेस है, हाँ स्पेस है, मैं लिख देता हूँ इसे। मान लो कि डी कोई कोई सेट है, डी कोई सेट है, और ये क्या है, आर है, आर या डी कोई सेट है, और इसी के फॉर्म में लिखिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर। आर क्या है, रियल नंबर का सेट है, तो यहाँ आपको आर का जिक्र करना होगा रियल नंबर,
अच्छा, रियल नंबर ना कह के आप यहाँ दूसरा नंबर डाल दीजिए, रियल नंबर तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो हाँ, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नंबर्स अंडर 100 या बिटवीन 50 एंड 100 अंडर ब्रैकेट। देखिए इस तरह से भी आपको मिलेंगे, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, घबराना नहीं है। बस इस तरह के मेथड है लिखने के, सेट को दिखाने के, सेट को रिप्रेजेंट करने को, सेट को डिस्क्राइब किया गया, सेट डी को डिस्क्राइब किया गया है कि एक्स एक सेट है और इस तरह का सेट है। हाँ, एक्स एक सेट है और एक्स एक सेट, डी एक सेट है जिसका मेंबर एक्स है और एक्स इस तरह है, यहाँ से यहाँ तक एक्स इस तरह है कि एक्स बिलोंग करता है आर से, और आर कहाँ से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और ये 50 से 100 तक के बीच में का नेचुरल नंबर है। इस तरह से इसको डिस्क्राइब किया गया है ना। अब इसका शॉर्ट लेना ले लीजिए, फिर मैं अगले पॉइंट की तरफ चलता हूँ, और पॉइंट होगा काइंड्स। देखिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इजी है। थोड़ा सा सेट बिल्डर फॉर्म लिखना आगे, ये हाँ सेट बिल्डर फॉर्म को लिखना स्टार्ट कर दिया आप लोग ना, बहुत मज़ा आएगा। अब चलिए ये अंडरस्टैंडिंग पे लिख पाइएगा आप, कंसेप्ट। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सिचुएशन आपके सामने आएंगे, और उसका जिस तरह के सिचुएशन आए, पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, इस सब का अगर दे दिया कंसेप्ट, अगर नहीं आप जानते हैं तो लिख ही नहीं पाइएगा। चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ, रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब चलते हैं ये काइंड्स के तरफ। काइंड्स ऑफ सेट है ना। अब काइंड्स, काइंड्स ऑफ सेट। सबसे पहला इम्पटी सेट, इम्पटी सेट। बहुत सारे ऐड में देखते होंगे कि नाम ही पहचान है। क्या है? नाम ही पहचान है। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि देखिए इम्पटी सेट लिखा हुआ है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कैसा होगा, खाली खाली होगा, कुछ नहीं मिलने वाला इसमें, है ना, कुछ नहीं मिलने वाला है। ये खाली सेट, क्या है? खाली सेट। इसका ही दूसरा नाम है नल सेट, नल सेट भी कहते हैं इसको, है ना। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? अ सेट having no elements or members, a set having no elements or members, मेंबर, नो के बाद ये प्लूरल नहीं, सिंगुलर। ग्रामर का रूल है डियर। इज नोन एज, is known as empty set। और डिनोशन क्या होता है? डिनोट कैसे करते हैं? डिनोशन ऐसे होता है इसका, है ना। इसको फाइव बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, आप बुक में देखे होंगे। हम हर साइन को, जो भी साइन हम लिख रहे हैं, हर साइन का हम जिक्र भी कर रहे हैं, डिस्कस भी कर रहे हैं, है ना। और ये साइन शायद आपके माइंड में सेट हो जाए, है ना। चलिए, और धीरे धीरे सेट हो ही जाता है। चलिए डिनोशन ऐसा करेंगे, डिनोशन। अब एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ए is a set of all months having
हैविंग 40 डेज। एक सेट हमने तैयार किया कि ए कोई सेट है, ए कोई सेट है ऑल मंथ्स का, हैविंग 40 डेज, 40 डेज 40 दिन का, 40 डेज लिखा हूँ डियर स्टूडेंट्स, 40 दिन का मंथ का कोई सेट है और उस सेट का नाम ए है। आप लोग ये मन में सोच रहे होंगे कि ए बी सी डी कर रहे हैं, ए बी सी डी कर रहे हैं, इस ए और बी से क्या लगाव है, क्या है, फ्रेंडशिप है क्या? कोई फ्रेंडशिप नहीं है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी डाल दीजिए, ए कह दीजिए, एक्स वाई जेड कुछ भी कह दीजिए, ये आपकी मर्जी है ना। लेकिन बुक जहाँ तक देखने सारे बुक में यही जिक्र होता है, हम भी यही जिक्र कर दिए कि इजीली वे में आप अंडरस्टैंडिंग कर पाओ, है ना, इजीली वे में आप ग्रैब कर पाओ, है ना। तो आप ए बी सी डी कुछ लिख दीजिए। तो ए इज हमने जिक्र किया है, डिस्कस ये कंसिडर किया है, ए इज अ सेट ऑफ ऑल मंथ्स हैविंग, क्या हैविंग 40 डेज। क्या कोई ऐसा, थोड़ा सा इसको हट के लिख देता हूँ नहीं तो हौच पौच जैसा लग रहा है ना, हैविंग, हैविंग कोई ऐसा मंथ है जो 40 डेज का होता है? आंसर में आएगा, कुछ कुछ का तो आंसर में ऐसे भी आएगा, माइंड में ही रख रहा होगा, हाँ आता है ना, ऐसा आ रहा होगा किसी किसी का आंसर, लेकिन हमको तो नहीं मिला आज तक 40 डेज का मंथ, है ना, 40 डेज का मंथ नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, जॉब होल्डर जो हैं या फिर जो मोबाइल रिचार्ज करते हैं उसके लिए सारे मंथ 28 डेज का ही आता है ना। मोबाइल रिचार्जिंग में 28 डेज का ही, 28 डेज का ही ये क्या होता है, इंटरवल चलता है। तो सबके मन में आ रहे मंथ तो 28 डेज का ही होता है, बहुत सारे मंथ हैं ऐसा। लेकिन हमने आज तक 40 डेज का मंथ नहीं देखा है। तो इसमें ए इज सो हियर नो मंथ फाउंड in of 40 days, found of 40 days. so a is implicit, a is an implicit और a इक्वल्स टू, ऐसे लिखेंगे इसको डियर स्टूडेंट्स, है ना। कितना इजी है, इट्स सो मच इजी, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, और बहुत सारे एग्जांपल आएंगे बहुत सारे एग्जांपल आएंगे, आप खुद क्रिएट कर सकते हो, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनाने के लिए भी आते हैं, सॉल्व करने के लिए आते हैं। सेकंड तरह का है ये सिंगलटन सेट। देखो हिंदी वाले इसको रिक्त समुच्चय भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय। किसको, इम्पटी सेट को रिक्त समुच्चय कहते हैं, रिक्त समुच्चय, है ना, इसे कहते हैं। और सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट को एकल समुच्चय कहते हैं, क्या कहते हैं, एकल समुच्चय कहते हैं। इसमें ये क्या होता है, अ सेट, एक ही मेंबर होता है, अ सेट हैविंग सिंगलटन having only one elements is known as singleton set, सिंगलटन सेट कहेंगे, है ना। अब इसका एग्जांपल, a set having only one elements या only one member is known as singleton set। एग्जांपल में देखते हैं, set m is a set of all months of in a year having 28 days,
देखिए सारे लोग कह रहे होंगे कि 28 डेज 28 डेज 28 डेज, अगर देखा जाए तो ये 13 टाइम्स रिचार्ज करते हैं 28 डेज पे पर मंथ, है ना। 13 टाइम्स रिचार्ज करते हैं अपना मोबाइल, टीवी और वाईफाई, ये सब, है ना। सारे को 28 डेज पे रिचार्ज करना पड़ता है। तो बहुतों के मन में यहाँ आ रहा होगा 13 मेंबर है, 13 मेंबर है, 13 मेंबर, 13 टाइम्स इन ए ईयर रिचार्ज करना पड़ता है। बट देखिए डियर स्टूडेंट्स, एम एम कोई सेट है, एम कोई सेट है ना। और सेट ऑफ ऑल मंथ्स इन अ ईयर हैविंग 28 डेज, 28 डेज में क्या है, सिर्फ फेब्रुवरी आता है ना। सिर्फ फेब्रुवरी आता है। सो एम को क्या लिखेंगे, क्लियरली एम इक्वल टू क्या है, एम इक्वल टू ये, यहाँ आप फेब्रुवरी दे दीजिए, फेब्रुवरी, है ना। ये नाम लिख दिया हमने, नाम लिख दिया। तो ये कौन सा मेथड से लिखा हमने, क्या लिखा, ये रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, है ना। फेब्रुवरी को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, एम को, सेट एम को हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता ना तो एम इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स, एम इज अ सेट, एक्स सच दैट एक्स एम बिलोंग टू, हाँ, एक्स सच दैट एक्स एम बिलोंग टू ऑल मंथ्स ऐसे, ऑल मंथ्स ऑफ इन अ ईयर हैविंग 28 डेज, ऐसे इतना तो लिखना ही पड़ता है ना। तो ये चलिए, ये सब क्लियर हो गया, सिंगलटन सेट तक क्लियर हो गया है। इसका ले लीजिए, शॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं उधर अगले काइंड्स की तरफ। बहुत ही इजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बट इंटरेस्ट के साथ अगर मेंटली, फिजिकली एंड हार्टली आप बैठे हैं क्लास में, तो एक बार अगर इसको देख लीजिएगा, दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं होगा। कोई अदर वर्क कर रहे हो तो अपने मोबाइल को या फिर किसी वो साउंड जो आते हैं, छोटे छोटे साउंड वाले स्पीकर में लगा दीजिए और अदर वर्क अपना करते रहिए। एक बार सुन लीजिए तो फुली रिवीजन हो जाएगा। जितना तक ये क्लास चलेगा फुली रिवीजन हो जाएगा, फिर दोबारा इसको पलट के देखने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर अटेंटिवली आप रहे, आपका माइंड रहा उस साउंड पे, तो वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं होगी और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगा। चलिए बहुत ही इजी। और अब हम लोग चलते हैं किसके तरफ, सिंगलटन सेट हो गया। अब चलते हैं, एक और है फाइनाइट सेट। ये वन इम्पोर्टेंट, हाँ ये थर्ड है, फाइनाइट सेट। A set having a set having a definite number, having a finite या limited number of its elements, comma, is known as finite set। अब देखिए एग्जाम्पल में, A is या V is a set, V is a set of all vowels of English alphabet,
बिट, है ना। तो भी इक्वल टू क्या लिखिएगा, देखिए भी इक्वल टू अंडर ब्रैकेट भी इक्वल टू AEIOU, ये हो गया, है ना। तो डेफिनिट नंबर है, लिमिटेड नंबर है, ये 5 होते हैं, AEIOU ये 5 होते हैं, 5 ही होंगे। हम लिखें, चाहे आप लिखिए, चाहे कोई साइंटिस्ट लिखे, इंग्लैंड में लिखे, इंडिया में लिखे, अमेरिका में लिखे, आकाश में लिखे, या फिर पाताल में जाके लिखे, वोवेल्स जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के यही सब सारे होंगे, है ना। लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। और इसको ये रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ऐसे x such that x belong to all vowels या vowels लिख दीजिए, हाँ, all vowels of English अल्फ़ाबेट, ये ठीक, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है चलने में, है ना। इस तरह से लिख सकते हैं, ऑल वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये अब इसका शॉर्ट ले लीजिए हम, हाँ लिख सकते हैं इसमें अभी। ये 4th नंबर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये होगा इनफाइनाइट सेट, लेकिन ये दिक्कत कर रहा है, हाँ ये चलेगा। इनफाइनाइट सेट, प्रॉब्लम करेगा ये, इसमें इंक डालना पड़ेगा डियर, मैं तुरंत डालता हूँ। इनफाइनाइट सेट ये भी इजी है, इसमें अनलिमिटेड मेंबर होते हैं। क्या होते हैं, अनलिमिटेड मेंबर होते हैं। आइए, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ये क्या है, अ सेट हैविंग इनफाइनाइट या अनलिमिटेड, इसको अनलिमिटेड इनफाइनाइट या अनलिमिटेड मेंबर्स, a set having infinite या unlimited members, elements या members is known as infinite सेट। एग्जाम्पल में देखिए, ए, उस सेट का नाम हम अगर n ले लें, n, तो n इक्वल्स टू ऐसे ऑल नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 ... ये अनलिमिटेड नेचुरल नंबर का है, ये इसका अंत नहीं, अनलिमिटेड तक चला जाएगा। और रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो
n इक्वल्स टू x such that x belong to n। अब n क्या है, n belong नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, है ना। ये इस तरह से n इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग टू n या बिलोंग n। n कहाँ से बिलोंग करता है, n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। इस तरह से हम रोस्टर फॉर्म में इसी को हम लिख सकते हैं, है ना। ये हो गया। तो इस तरह से आप समझ गए कितना ही इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट दोनों में क्या डिफरेंस है। एक जगह लिमिटेड मेंबर आ रहे हैं, एक जगह अनलिमिटेड मेंबर आ रहे हैं। देखो अगर यहाँ पे मैं जिक्र कर दूँ, ये बिलोंग टू का सिंबल है, और अगर इसको क्रश कर दूँ, इसको ऐसे करके ये क्रश कर दूँ, नॉट बिलोंग टू, है ना। क्रश करने के बाद नॉट बिलोंग टू। और ऑलवेज सब जगह देखते होंगे स्मोकिंग का जो सिगरेट है और वहाँ पे क्रश मारा हुआ रहता है, नो स्मोकिंग। उसी तरह नो बिलोंग टू, नॉट बिलोंग टू, ठीक है। इस तरह से चलिए ये हो गई। अब आगे चलते हैं हम लोग इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट की तरफ। देखिए ये वीडियो लेक्चर जो है ना काफ़ी लंबा हो रहा है, और मेरा टाइम भी हो गया जाने का, एक जगह दूसरा क्लास है तो वहाँ जाने का टाइम हो गया। अब इसका शॉर्ट ले लीजिए और मैं अगले टॉपिक पे छोड़ देता हूँ, अगले वीडियो के लिए छोड़ देता हूँ। अगला टॉपिक में क्या क्या डिस्कशन करेंगे हम लोग। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं लाइव क्लास वो ज्वाइन कर सकते हैं, और पेड अनपेड दोनों क्लास है। पेड तो गूगल मीट और गूगल जूम पे जाके ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन यूट्यूब पे आप फ्रीली ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शॉर्ट ले लिए, मैं आपको जिक्र कर दूं अगला क्लास क्या होने वाला है, यहीं पे लिख देता हूँ, शॉर्ट ले लेना। कमिंग टॉपिक है ना, यहाँ लिखता हूँ कमिंग टॉपिक आने वाला है। क्या आएगा आपका, सबसेट आने वाला है, सबसेट नंबर 1। डेफिनेशन और डेफिनेशन और एग्जाम्पल तो चलेगा ही, और नंबर ऑफ सबसेट इसी में हम लोग पढ़ेंगे। नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है। ये दूसरा प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। तीसरा पावर सेट। चौथा 4th नंबर में ये यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। 5th में ये इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट छूट गया है, वो उसका भी जिक्र करेंगे। उसके बाद ऑपरेशन, है ना, ये सब चलेगा। ये सब कमिंग टॉपिक है। और देखिए मिस नहीं कीजिए क्लास, ये एक बार जरूर देखना, जितने भी क्वेश्चन होंगे शायद ही होंगे सेट थ्योरी के जो नहीं बनेंगे, बहुत ही रेयरली, नहीं के बराबर क्वेश्चंस होंगे आपके बुक में या फिर किसी भी क्वेश्चन पेपर में। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में भी रेयरली ही वैसा क्वेश्चन होगा जो आपसे नहीं बनेगा। अगर ढंग से इस वीडियो क्लास को अगर ढंग से आपने अटेंटिवली होकर 100% मेंटली, फिजिकली एंड हार्टली इसको ग्रैब करने का कोशिश किया तो सारे क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन, है ना जबरदस्त। ए टू जेड पॉइंट, और एक पॉइंट का डिस्कशन होते जा रहा है ना। तो क्यों आप मिस कर रहे हो इस क्लास को, है ना। और मैं समझता हूँ जितना इजी वे में मैंने और जितना टाइम दे के इसको हमने आप लोगों के सामने परोसा है, दिया है ना, कि आई होप आपको फुली अंडरस्टैंडिंग आया होगा, फुली ग्रैब किए होंगे इसको आप। बहुत ही इजी, इंटरेस्टिंग है ये, है ना, और इम्पोर्टेंट भी है।
हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, है ना। आपके क्लास में भी पूछे जाएंगे, है ना। तो इस तरह से VVI है। हम फिर वही बात बोलेंगे, अगर आपने देखा है ढंग से, अगर समझा है और आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है, हम ऑल द स्टूडेंट्स के लिए, सारे स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ, सारे सब्सक्राइबर्स को कह रहा हूँ, सारे व्यूअर्स को कह रहा हूँ, जिसके पास भी ये वीडियो गया है, जो भी आप वॉच कर रहे हैं, सारे व्यूअर्स के लिए, अगर आपको लगता है कि आपको या आपके बच्चों के लिए ये हेल्पफुल है, यूज़फुल है, तो आप भी हमारे लिए थैंकफुल बनिए, आप भी हमारे प्रति थैंकफुल बनिए। वो थैंकफुल कैसे? आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए RRG क्लासेस, क्या है नाम? RRG क्लासेस, यहाँ पे R.R.JEE क्लासेस, इसको सिंपली RRG क्लासेस भी सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, है ना। RRG क्लासेस सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। हमारे इस चैनल का मेंबर बनिए, है ना। कोई पैसे तो लग नहीं रहे हैं। अगर पेड क्लास कोई चाहते हैं तो उसका अलग है प्रोसेस, है ना। तो आइए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए इतना टाइम दिया हूँ तो आप थोड़ा सा थैंक दीजिएगा, और थैंक के रूप में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो दीजिएगा। चलिए कर दीजिए। मैं आपका वेट कर रहा हूँ अगले क्लास के लिए। आप मेरा वेट मत कीजिएगा, मैं आपका वेट कर रहा हूँ अगले क्लास के लिए, ये सब सारे टॉपिक के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और मैं ये दावा करके कहता हूँ कि किसी भी कंपटीशन में कोई भी क्वेश्चन सेट थ्योरी से नहीं छूटेगा। इसके बाद लेक्चर क्लास के बाद भी मैं जो हार्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उसका मैं क्या करता हूँ, उसका मैं अलग से वीडियो लेक्चर आप लोगों के पास भेजता हूँ, है ना। भेजूंगा आपको, आपका सब्सक्रिप्शन रहेगा तो जल्दी से जल्दी आपको पता चल जाएगा। उसके बाद मेरे सारे हार्ड प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाते हैं कि हमको जैसा लगता है कि ये हार्ड लगेगा, स्टूडेंट को ये फील होगा कि हार्ड लगेगा बनाने में, ऐसा फील होगा स्टूडेंट को, तो वैसा प्रॉब्लम खुद ही भेज देता हूँ। उसके बाद भी डाउट क्लास का सेशन चलता है। आपका डाउट मेरे पास आता है और मैं आपके डाउट का सॉल्यूशन एज फास्ट एज भेजने का कोशिश करता हूँ। मतलब जितना भी अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग भर के भेज पाता हूँ भेजता हूँ। और ये भी कह के भेजता हूँ कि अगर नहीं समझे तो एक बार 2 बार वॉच कीजिए, अगर नहीं समझे, अगर ग्रैब नहीं किए तो फिर से मैं दूसरा बनाऊंगा। कम से कम 2-4 डाउट आने चाहिए। तो डाउट क्लास भी होता है, डाउट सेशन भी होता है आप ही का। वो मेरे प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, आपके प्रॉब्लम्स होते हैं जो मैं भेजता हूँ। तो इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम छूटने वाला नहीं है, आई होप। और मैं अब फिजिक्स का टाइम हो रहा है, जाते यही कहना चाहता हूँ कि थैंकफुल होइए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, कोऑपरेट कीजिए, आप मोटिवेट कीजिए हमें। आपके मोटिवेशन से ही ये हम टाइम दे पा रहे हैं, मेहनत कर पा रहे हैं। आपका मोटिवेशन हमें, आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही हमारा क्या है, ये एज ए फ़ी है। आपका ये थैंक ही हमारा फ़ी है। और मैं मोटिवेट होके इससे भी बेटर, इससे भी अच्छे क्लास आपको प्रोवाइड कर पाऊँ, आपका वेट कर रहा हूँ। आइए नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, सी यू अगेन।